हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो रोजगार विद अंकित की ये मूल विधि की बुक है, इसमें पीछे साइंस का पार्ट दिया गया है। उसमें हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं 8 करने वाले हैं। दोस्तों 8 चैप्टर का जो नाम है संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। संघीय कार्यपालिका और विधायिका से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से ये चैप्टर तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग है संघीय कार्यपालिका। अब ये क्या है तो इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, यानी ये कहाँ से कहाँ तक है तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक ये भाग 5 है। इसमें संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। अर्थात संघीय कार्यपालिका विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तथा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है तथा संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेंगे, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद है 52 अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में प्रावधान है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 54 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा अस्तित्व में न होने के कारण इसे अभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। अगला है अनुच्छेद 55। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है, यानी निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए। साथ ही प्रतिनिधित्व में केंद्र एवं राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में भी समानता होनी चाहिए। अगला है पॉइंट है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अगला है अनुच्छेद 56। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि। भारत का राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। भारत का राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी अगले राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण न कर ले। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 में है भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी योग्यता का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई विशेष उपबंध वर्णित नहीं है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने पर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठे। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने की कोई सीमा भी नहीं होती है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति 2 से
अधिक बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों अपने यहाँ जो है जब मतलब चाहे जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है आयु की। अनुच्छेद 58 में है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं, यानी अर्हताएं मतलब योग्यताएं कुल मिला के। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कोई भी जो है व्यक्ति तभी जो है पात्र होगा जब वह निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करेगा, यानी कुल मिला के इंग्लिश में कह लीजिए क्वालिफिकेशन। उसमें तो होता है मतलब शिक्षा से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे होता है अर्हताएं मतलब होता है कि सब योग्यताएं कुल मिला के। वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, पहला तो ये है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह व्यक्ति 35 वर्ष की जो है आयु पूर्ण कर चुका हो, तभी राष्ट्रपति बन सकता है। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और दोस्तों अगला पॉइंट है वह व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और दोस्तों एक पॉइंट और होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि वह पागल दिवालिया ना हो। अब पागल दिवालिया का मतलब होता है कर्जदार, वह कहीं से कर्जा अर्जा न लिया हो, उसके ऊपर ना हो। अगला है विशेष बिंदु में देख लेते हैं, वर्तमान जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य का राज्यपाल तथा केंद्र या फिर राज्य का मंत्री किसी भी लाभ के जो है पद पर नहीं हो, यहाँ पे राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद नहीं माना जाता है। इस कारण से ये सभी राष्ट्रपति पद के लिए जो है अर्ह होते हैं। नोट में देख लेते हैं, संसद जो है निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 में अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरताएं से जो है छूट मिलती है। भारत के राष्ट्रपति पद का जो है प्रत्येक उम्मीदवार जमानत राशि के तौर पर जो है 15,000 जो है भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करेगा, यानी जब इलेक्शन पे खड़ा होता है। भारत के जो है राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार यदि कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और जमानत राशि कितनी होती है तो आप यहाँ पढ़ चुके हो 15,000 रुपये। ये स्टार्टिंग में जमा कराई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक को। यह भी पूछ सकता है किसको जमा कराई जाती है, तो RBI को, RBI। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के जो है नामांकन हेतु राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने जो है अनिवार्य हैं। अगला है अनुच्छेद 59, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय की जो शर्तें। कोई ऐसा जो है व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जो है निर्वाचित होता है जो संसद के अथवा राज्य विधानमंडल के किसी जो है भी सदन का जो है सदस्य है, तब राष्ट्रपति के पद पर जो है निर्वाचित होने पर उसको जो है अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 59 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया था। अगला है पॉइंट, वह व्यक्ति किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी भुगतान के राष्ट्रपति को अपना जो है आधिकारिक आवास मिलता है। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा निर्धारित भत्ते, विशेषाधिकार एवं उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के जो है दौरान उसके जो है निर्धारित भत्तों तथा जो है उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या फिर प्रतिज्ञान, यानी जो है जैसे कसम कहते हैं उसी शपथ वही होता है। भारत का जो है राष्ट्रपति अथवा जो है पद धारण करने से पूर्व शपथ या जो है प्रतिज्ञान लेता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत के उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो है न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की जो है अनुपस्थित में भारत के जो है राष्ट्रपति को जो है शपथ उच्चतम न्यायालय के जो है सबसे वरिष्ठ जो है न्यायाधीश द्वारा जो है दिलाई जाती है। अगला है भारत का जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है कि पहला है श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का जो है कार्य पालन करूंगा। दूसरा बोलता है संविधान तथा विधि का जो है प्रतिरक्षण
परिरक्षण तथा संरक्षण करूँगा। तीसरा जो बोलता है शपथ में भारतीय जनता की सेवा तथा कल्याण में निरत रहूँगा। विशेष बिंदु देख लेते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में उसके जो है कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस व्यक्ति को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अपने पद से जो है हटाया जा सकता है। भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से अपदस्थ कर सकती है। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लगा सकते हैं। महाभियोग एक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व नोटिस देना जो है अनिवार्य होता है। इस नोटिस पर सदन के जो है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग प्रक्रिया में जिस सदन में आरोप लगे उस सदन में यह 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। इस प्रकार दूसरे सदन में भी इन आरोपों की जांच हो जाती है। राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अपना जो है पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि आरोपों की जांच दूसरे सदन में जो है सही पाई जाती है तो महाभियोग प्रस्ताव को इस जो है सदन द्वारा 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होती है तथा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रस्ताव जो है पारित होने की तिथि से जो है अपने पद से हटना पड़ता है। नोट में देख लेते हैं। गौरतलब है कि अभी तक किसी भी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अनुच्छेद 62 में बताया गया है भारत के राष्ट्रपति पद की जो है रिक्तता होने पर उसको भरने हेतु तो चुनाव कराने का समय, इसका जो है वर्णन 62 में किया गया है। अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है पद का जो है चुनाव राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल की समाप्ति के पहले हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का जो है पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से जो है रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का जो है चुनाव पद रिक्त होने की जो है तिथि से 6 महीने के भीतर यानी अंदर कराया जाना चाहिए। अगला है राष्ट्रपति पद की जो है रिक्तता की स्थितियाँ। भारत के जो है राष्ट्रपति की जो है 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की स्थिति में यह पहला है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने की स्थिति में दूसरा है, और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाने की स्थिति में। यानी दोस्तों कब जो है राष्ट्रपति का पद खाली होता है वही जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने की स्थिति में, और अगला है भारत के राष्ट्रपति के जो है पद का जो है ग्रहण करने की जो है अर्हता जो है ना होने की स्थिति में, निर्वाचन अवैध जो है घोषित होने की स्थिति में जो है ये सभी जो होंगे तो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। और अगला है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की जो स्थिति में उसके जो है कार्यों का निर्वहन निम्न प्रकार से होगा। भारत के राष्ट्रपति के जो है बीमार, अनुपस्थित या जो है अन्य कारणों से अपने पद पर जो है कार्य करने में जो है असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति उसके द्वारा पुनः पद जो है ग्रहण करने तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में उसके जो है कार्यों का निर्वहन करेगा। यदि भारत के जो है उपराष्ट्रपति का जो है पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके जो है कार्यों का निर्वहन करेगा। भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश का जो है पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके कार्यों का जो है निर्वहन करेगा।
अगला है, यहाँ पे बताया गया है भारत के राष्ट्रपति की सूचियाँ यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पे पहले में जो पहला बहुत पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले कौन थे, तो जो है राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो कार्यकाल था ये 26 जनवरी 1950 से जो है 30 मई 1962 तक था। डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन की बात करें 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था 67। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। वी गिरी 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974। और यहाँ जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर के यहाँ पे 11 फरवरी 1977 तक। एन संजीव रेड्डी की बात करें तो 25 जुलाई 1977 से स्टार्ट हुआ था और 25 जुलाई 1982 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल रहा है ये 25 जुलाई 1982 से जो है 25 जुलाई 1987 तक था इनका। आर वेंकट रमन जो 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। अगला है डॉक्टर जो है शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई जो है 1997। के आर नारायण की बात करें तो यहाँ पे 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई जो है 2007 तक रहा है। श्रीमती जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रतिभा जो है देवी सिंह पाटिल ये 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक था इनका कार्यकाल। अगला है रामनाथ कोविंद, ये 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। अगला है द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई 2022 से लेकर के वर्तमान यानी अभी तक इनका जो है कार्यकाल चल रहा है द्रौपदी मुर्मू का। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 यानी 63 है। भारत के उपराष्ट्रपति जो है पद का जो है प्रावधान। पहला पॉइंट है संघीय कार्यपालिका में भारत के उपराष्ट्रपति का जो है पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत के जो है उपराष्ट्रपति का जो पद आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति के जो है पश्चात दूसरा सर्वोच्च पद है। अनुच्छेद 64 में भारत का जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि भारत का उपराष्ट्रपति लाभ का जो है कोई अन्य जो है पद धारण नहीं करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति की जो है राज्यसभा के जो है पदेन सभापति के रूप में जो है कार्य तथा जो शक्तियाँ लोकसभा के जो है अध्यक्ष के समान होती हैं। अगला है अनुच्छेद 65, इसमें जो वर्णन किया गया है कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यनिर्वहन है, इसका प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 65(1). अनुच्छेद 65(1) में बताया गया है सेक्शन 1 में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्यथा के कारण उनके जो है कार्यालय में कोई जो है रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस जो है तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख के अनुसार एक जो है नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 65(2) में बताया गया है जब राष्ट्रपति की अनुपस्थित बीमारी या किसी अन्य जो है कारण से अपने जो है कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति उसके जो है कार्यों का निर्वहन उस जो है तारीख तक करेगा जब तक कि जो है राष्ट्रपति अपने जो है कर्तव्य को फिर से शुरू नहीं करता है। अनुच्छेद 65(3) में बताया गया है उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस जो है अवधि के जो है संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके जो है कृत्यों का जो है निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की जो है सभी जो है शक्तियाँ और जो उन्मुक्तियाँ जो प्राप्त होंगी तथा जो है वह ऐसे जो है उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का जो है हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा जो है अवधारित करे या
जब तक संसद द्वारा जो है इस संबंध में कोई जो उपबंध नहीं किया जाता है तब तक वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और जो है विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संविधान की जो है दूसरी अनुसूची में जो है निर्दिष्ट है। अगला है अनुच्छेद 66। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक जो है मंडल की बात करें तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं और राज्यसभा के जो है मनोनीत सदस्य रहते हैं और लोकसभा के जो है निर्वाचित सदस्य रहते हैं। अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर जो है बना रहेगा। अगला है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्तता। यहाँ पे अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो है संबोधित करके लिखित रूप में अपने जो है हस्ताक्षर जो है करके इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत द्वारा जो है पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत व्यक्त की जा सकती है, लेकिन जब तक कम से कम 14 दिन का जो है अग्रिम नोटिस नहीं दिया जाता है तब तक इस प्रकार का जो है कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की जो है समाप्ति के बावजूद तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी न आ जाए। अनुच्छेद जो है 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के जो है पद का जो है कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात सृजित रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के जो है कार्यकाल की जो है समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति की जो है मृत्यु, त्यागपत्र या पद से जो है हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। अगला है अनुच्छेद जो है 69 भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ। इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में भारत के उपराष्ट्रपति की जो है शपथ से जो है संबंधित प्रावधान है। भारत के उपराष्ट्रपति को जो है शपथ भारत के राष्ट्रपति या जो है राष्ट्रपति के जो है द्वारा नियुक्त जो है किसी व्यक्ति के जो है समक्ष दिलाई जाती है। अगला पॉइंट है भारत का उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के जो है प्रति सच्ची श्रद्धा तथा निष्ठा की जो है शपथ लेता है और वचन देता है कि वह अपने पद तथा जो है कर्तव्यों का जो है निर्वहन श्रद्धा पूर्वक जो है करेगा। अनुच्छेद 70 है भारत के जो है उपराष्ट्रपति द्वारा जो है आकस्मिकता की जो है स्थिति में राष्ट्रपति के जो है कृत्यों का निर्वहन। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 70 में प्रावधान है कि भारतीय संसद आकस्मिकता की जो है स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति के लिए जो है कानून का जो है निर्माण कर सकती है ताकि वह राष्ट्रपति के जो है कृत्यों का निर्वहन कर सके। अनुच्छेद 71 भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव से जो है संबंधित मामले हैं। अनुच्छेद 71 वन के जो है तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो है निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के विवादों तथा शंकाओं की जो है जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी तथा जो है अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय का ही जो है होगा। अनुच्छेद 71 के 2 में बताया गया है इसके तहत सभी उच्चतम सर्वोच्च यानी जिसे कहते हैं न्यायालय द्वारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो है पद के लिए निर्वाचन को जो है अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो इस जो है परिस्थिति में पद पर जो है रहते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो है अवैध घोषित नहीं होंगे। अगला है अनुच्छेद 71 के 3 सेक्शन में बताया गया है कि तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है संबंधित विषय पर भारतीय संसद कानून का जो है निर्माण कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 71 के 4 में बताया गया है कि तहत उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण
कुछ जो है सदस्यों की जो है चुनाव में अनुपस्थिति रहने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में है, इसके जो है अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्तियाँ यानी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति किसी जो है अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए जो है व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा जो है सरकार की जो है सलाह के बिना नहीं कर सकता है। भारत के जो है संविधान में जो है राष्ट्रपति की जो है 5 प्रकार की जो है क्षमादान कीजिए जो है शक्तियाँ का जो है उल्लेख है। पहला है क्षमा, परिहार, विराम, लघुकरण, प्रविलंबन। राष्ट्रपति द्वारा जो है क्षमादान की शक्तियों का जो है प्रयोग, जब राष्ट्रपति किसी ऐसे जो है व्यक्ति के खिलाफ सजा के जो है मामले पर विचार कर रहे हों जिसने जो है किसी केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध किया हो। दूसरा है न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को मौत की सजा सुनाए जाने पर अगर वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करे तो राष्ट्रपति अपनी जो है क्षमादान शक्तियों का जो है उपयोग कर सकते हैं। अगला है जब राष्ट्रपति सजा के जो है एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हों जहां अपराधी या दोषी को जो है कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत जो है द्वारा कोई सजा दी गई हो। अगला है अनुच्छेद 74 का 1। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो है सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन करने में मंत्रिपरिषद की जो है सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नोट में देख लेते हैं, जो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा जो है दी जाएगी राष्ट्रपति जो है उस सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की जो है अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति जो है विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला है अनुच्छेद 74 का 2। इस प्रश्न की जो है किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि जो है क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी है तो क्या सलाह दी है। अगला है अनुच्छेद जो है 75। अनुच्छेद 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो है भारत के उपराष्ट्रपति की सूची दी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन थे। ये जो कार्यकाल था 13 मई 1952 से जो है 12 मई 1962 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई जो है 1967। वी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 और जी.एस. पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974। और यहाँ बीडी जो है जत्ती की बात करें तो 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979। एम हिदायतुल्लाह की बात करें तो 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। आर वेंकट रमण की बात करें तो 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक रहा है। अगला है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 3 जो है सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 के आर जो है नारायणन जो है 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। कृष्णकांत की बात 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002। भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007। मोहम्मद जो है हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017। एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022। अगला है 14 नंबर है जगदीप धनखड़। ये जो है 11 अगस्त 2022 से लेकर के अब तक यानी वर्तमान तक है, 2025 अभी चल रहा है तो अभी तक है। डॉक्टर एस जो है राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति जो है चुने गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जो है के आर नारायणन
ने उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों पदों पर जो है कर्तव्यों का निर्वहन किया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अतिरिक्त लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। अगला है एम हिदायतुल्लाह भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। वह भारत के पहले जो है मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। अगला है भारत का जो है महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 76 में वर्णित है। अगला है भारत का जो है महान्यायवादी देश का जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत का जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होता है। भारत का जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद धारण करने के कारण भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई जो है निश्चित अवधि नहीं होती है। भारत का महान्यायवादी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है समान जो है योग्यता रखता है। भारत का जो है महान्यायवादी भारत सरकार को जो है विधि संबंधी ऐसे विषयों पर जो है सलाह देता है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हों। अगला है भारत का महान्यायवादी जो है भारत के किसी भी जो है क्षेत्र की अदालत में सुनवाई का जो है अधिकार रखता है। भारत के महान्यायवादी को जो है संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्य के समान यानी प्राप्त होते हैं। भारत का जो है महान्यायवादी भारत संसद के जो है दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में जो है बोलने, इनकी जो है कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार रखता है। मतदान देने का अधिकार नहीं है इसको। अगला है विशेष बिंदु में देख लेते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम जो है महान्यायवादी जो है MC शीतलवाड़ थे। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो है भारत में के जो है 16वें महान्यायवादी की बात करें तो R वेंकट जो है रमणी हैं। अनुच्छेद जो है 76 के 1 में बताया गया। इसके अंतर्गत भारत के जो है महान्यायवादी की जो है नियुक्ति भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है अनुच्छेद 76 का 2 सेक्शन 2 में के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्देशित जो है विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। अगला है इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 88। इसके जो है अनुसार भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा की बात हो रही है, इसमें जो है बोल सके, इनकी कार्यवाही में भाग ले सके, लेकिन यह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला है दोस्तों, अब हम लोग जो है लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे। तो लोकसभा को भारतीय संसद का जो है निचला सदन भी कहते हैं। इसके जो है सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। नाम ही लोक है यानी लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको जो है लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली सदन है, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वे सीधे जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। गठन का बात करें तो लोकसभा का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के विषय में लिखा हुआ है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 500 निर्धारित की गई थी, परंतु समय समय पर इस संख्या में वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के जो है सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 550 है। लोकसभा में जो है 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों में से हो सकते हैं और 20 सदस्य की बात करें तो संघ और जो है राज्य क्षेत्रों से जो है निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है 543 है। इनमें से जो है 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित हैं तथा 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं। अगला है 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 25 जनवरी 2020 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय
को जो है मनोनीत करने के विधान को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 330 में के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी तथा अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के लिए राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीट आरक्षित हैं। इस आरक्षण के प्रावधान को प्रारंभ में केवल जो है 10 वर्षों के लिए जो है निश्चित किया गया था, परंतु समय समय पर संविधान संशोधनों द्वारा इसको जो है 10-10 जो है वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्ष 2019 में 104वां जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधन जो है किया गया और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को वर्ष जो है 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 81 के 2 में बताया गया है, इसके अनुसार लोकसभा में राज्यों के स्थानों का जो है आवंटन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, परंतु प्रतिनिधित्व का जो है अनुपात जो है सभी राज्यों में तथा एक जो है राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक जैसा रहेगा। राज्यों को स्थान आवंटित करते समय निम्नलिखित बातों को जो है स्मरण रखा जाएगा। प्रत्येक राज्य से लोकसभा में स्थानों का जो है आवंटन ऐसी विधि से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का जो है अनुपात सभी राज्यों में जो है जितना हो सके एक जैसा हो, लेकिन यह उपबंध किसी भी जो है राज्य पर जो है तभी लागू होगा जब जो है उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से ज़्यादा हो। पहला पॉइंट ये बताया गया है। दूसरा की बात करें तो इस प्रकार जो संविधान का जो अनुच्छेद 81(2) इस बात को जो है सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में राज्यों के मध्य एवं सभी राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य प्रतिनिधित्व में जितनी जो हो सके उतनी जो है एक रूपता रखी जाए। संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 साल बाद होने वाली जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या को सुनिश्चित करेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार वर्ष 1971 की जो है जनगणना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो है संख्या 543 निर्धारित की गई है। अगला है 42वें जो है संविधान संशोधन द्वारा इस बात का जो है निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2000 तक निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर सुनिश्चित किए गए हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन 2001 में इस व्यवस्था को जो है फिर से परिवर्तित कर दिया गया और लोकसभा के सदस्यों की जो है संख्या और लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की जो है संख्या वर्ष 2026 तक वैसे ही बनी रहने का जो है निर्णय लिया गया। अब वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 543 ही बनी रहेगी। सदस्यों का जो है निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के सदस्य जो है वयस्क मताधिकार द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 साल तक कर दी गई है। कोई भी जो है भारतीय जो 18 वर्ष या इससे जो है अधिक है वह लोकसभा के जो चुनाव में मतदान कर सकता है। लोकसभा एवं जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं अनुच्छेद जो है 84 में दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा के जो है मामले में व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष तथा जो राज्यसभा हेतु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास ऐसे जो है अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक हों। इन अन्य योग्यताओं का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का जो सदस्य नहीं बन सकता है। वह जो है पहला है
यदि वह पहला है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी जो है लाभ के पद पर हो, दूसरा दिवाली और पागल हो, तीसरा है भारत का नागरिक ना हो, और चौथा है संसद द्वारा जो है किसी विधि जैसे जो दल बदल कानून के जो है तहत अयोग्य हो। अगला है अनुच्छेद 103। इसके तहत यदि जो है दोस्तों यहाँ पे यह प्रश्न जो है उठता है, उत्पन्न होता है, उठता बात वही होती है, मतलब इसके जो 103 के तहत यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि संसद के किसी जो है सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी जो है अयोग्यता से जो है ग्रसित है, तो यह प्रश्न जो है राष्ट्रपति के जो है विवेक पर जो निर्भर होगा और राष्ट्रपति का जो है निर्णय अंतिम माना जाएगा। किंतु राष्ट्रपति जो है अपना निर्णय लेने से जो पहले निर्वाचन आयोग से जो परामर्श लेंगे और निर्वाचन आयोग की जो सलाह के अनुसार जो कार्य करेंगे। तो थोड़ा सा इसे पेन का जो कलर है थोड़ा सा इसमें सब कलर मिले ही हुए हैं, तो ये नहीं समझ में आ रहा किस कलर से हम आपको पढ़ाएं। अगला है कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद जो है 83(2) के जो है अनुसार लोकसभा का जो है कार्यकाल पहली जो है बैठक से 5 वर्ष तक होगा। 5 वर्ष पूरे होते ही लोकसभा स्वयं ही भंग हो जाती है। हालांकि जो है लोकसभा के 5 जो है वर्ष जो है पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग जो है कर सकते हैं। आपातकालीन जो है परिस्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह कार्यकाल विस्तार 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही यह कार्यकाल विस्तार आपातकाल की जो समाप्ति के बाद 6 माह से जो है ज़्यादा नहीं हो सकता है। 5वीं लोकसभा 1971-1977 के कार्यकाल को 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसको बाद में जो है 44वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना। अनुच्छेद जो है 99 में संसद के जो सदस्यों द्वारा जो है शपथ ग्रहण जो है करने के विषय में लिखा हुआ है कि कोई भी सदन सदस्य अपना जो है स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी जो है अनुसूची के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ ग्रहण करेगा। यदि कोई जो है सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो वह सदन की जो है बैठक में भाग लेने का जो है अधिकारी नहीं होता है और ना ही वह मत दे सकता है। अगला है वेतन व भत्ते। वर्तमान में संसद के सदस्यों को जो है 1 लाख रुपए मासिक वेतन और 70,000 रुपए मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा जो है 60,000 रुपए मासिक जो है कार्यालय भत्ता दिया जाता है। अधिवेशन व जो है गण पूर्ति। राष्ट्रपति वर्ष में जो है कम से कम 2 बार लोकसभा जो है का अधिवेशन बुलाएंगे। लोकसभा के एक सत्र की जो है आखिरी बैठक तथा अगली बैठक की जो निर्धारित तारीख के बीच जो है 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा। गणपूर्ति सदन की जो है कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10 भाग होता है। इस समय लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या 55 है। अध्यक्ष की बात करें तो संविधान के जो है अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपनी जो है पहली बैठक में सदस्यों में से ही जो है एक अध्यक्ष और एक जो है उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 95 के जो है अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा जो है उपाध्यक्ष लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद जो है 94 के अनुसार लोकसभा के जो है विघटन के बाद नई लोकसभा की जो है पहली बैठक तक जो पूर्व जो लोकसभा अध्यक्ष ही जो है लोकसभा का अध्यक्ष बना रहेगा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग शपथ जो है नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। वह लोकसभा की जो है बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यदि कोई सदस्य उसकी जो है आज्ञा न माने तो वह उस सदस्य की सदस्यता को निलंबित कर सकता है।
कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा और जो है राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रारंभ में मतदान नहीं करता है, परंतु जो है मत जो है बराबरी की स्थिति में जो निर्णायक मत डालने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तरह तरह के जो है विधेयकों पर जो है कोई जो है मतभेद उत्पन्न हो तो मतदान द्वारा जो है उनका परिणाम लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। स्थगन जो है प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की जो है अनुमति से ही जो प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के अंतर्गत आने वाली जो है समितियों के जो है सभापति की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही होती है। लोकसभा अध्यक्ष कार्य जो है मंत्रणा समिति यानी नियम समिति व सामान्य जो है परियोजन जो है समिति का जो अध्यक्ष भी होता है। 9 नंबर है सदन का जो है कोई भी जो है सदस्य अध्यक्ष की जो है अनुमति के जो है बाद ही भाषण दे सकता है। अगला है लोकसभा की जो है विधायी शक्तियाँ। किसी भी जो है विधेयक को यदि जो है विधि बनाना है तो उसे जो है लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। यदि राज्यसभा में जो है कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक को लोकसभा में भी पारित होना आवश्यक है। यदि किसी जो है साधारण बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इसके जो समाधान के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुलाता है और साधारण बहुमत द्वारा जो है विधेयक को जो है पास किया जाता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के जो है सदस्यों की संख्या से जो है लगभग दोगुनी है, तो इस जो है लिहाज से भी लोकसभा राज्यसभा से जो है ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। लोकसभा की जो है कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर जो है नियंत्रण की शक्तियाँ का जो है देख लेते हैं। तो लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका पर जो है संपूर्ण रूप से नियंत्रण है। अनुच्छेद 75 के 3 के जो है तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक जो है रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद जो है तब तक जो है ही अस्तित्व में रहती है जब तक उसे जो है लोकसभा का जो है विश्वास प्रस्ताव हो। यदि लोकसभा द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को उसी जो है समय त्यागपत्र देना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग की जो है रिपोर्ट पर जो है गहन जो है विचार विमर्श करती हैं। वित्तीय शक्तियाँ की बात करें तो संविधान द्वारा जो है लोकसभा को जो है वित्तीय शक्तियों के जो है मामले में अधिक महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 109 में बताया गया है, इसके अनुसार केवल जो लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अगला है धन विधेयक जब जो लोकसभा में पारित हो जाता है तो यह विधेयक राज्यसभा को भेज दिया जाता है। राज्यसभा को यह विधेयक 14 दिन की जो समयावधि में लोकसभा को वापस लौटाना होता है। यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करती तो विधेयक स्वतः जो है ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में जो है संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें जो है लोकसभा स्वीकार करे या नहीं, यह अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। लोकसभा की जो है संविधान संशोधन संबंधित शक्तियाँ देख लेते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के जो है उपबंधों को जो है संशोधित कर सकती हैं। संविधान संशोधन के जो है विषय पर जो है दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक किसी भी जो है सदन में पेश किया जो है जा सकता है। इस विधेयक को जो है प्रत्येक सदन के जो है 2/3 जो है मत जो है मिलना आवश्यक है। यदि इस जो है विधेयक को लेकर दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो तो इस जो है विधेयक को अस्वीकार मान लिया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के जो संबंध में जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त जो है बैठक बुलाने का जो है कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भागीदारी, अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के जो है निर्वाचित सदस्य राज्यसभा तथा जो है राज्य एवं जो है अन्य शासित प्रदेशों के जो है विधानसभाओं के निर्वाचित जो है सदस्यों के साथ जो है मिलकर जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 66 के जो है तहत लोकसभा के जो निर्वाचित तथा जो राज्यसभा के
जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव में भाग लेते हैं। अगला है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें जो है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो है सदस्य के रूप में होते हैं। राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के जो है गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के जो 81 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 यानी 238 प्लस जो है 12 सदस्य को मतलब हो सकते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या 245 है। 233 सदस्य निर्वाचित तथा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं के जो है क्षेत्र में से संबंधित रखने वाले विशेष जो है व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में राज्यों और जो है संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के में जो है राज्यों के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं। अगला है वर्तमान में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के अतिरिक्त अन्य जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष होना आवश्यक है। कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 83 के 1 में के तहत राज्यसभा एक जो अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग जो है नहीं होती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष सदन के जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। राज्यसभा के जो है सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष का जो है होता है। सभापति और उपसभापति इसके विषय में देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है। इसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक जो है उपसभापति का चुनाव करते हैं। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभापति की जो है अनुपस्थिति में जो उपसभापति की जो है अनुपस्थिति में उपसभापतियों के पैनल में शामिल राज्यसभा सदस्यों में से कोई एक सभा की अध्यक्षता करता है। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है परंतु सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की शक्तियां, हालांकि राज्यसभा लोकसभा से काफ़ी कमज़ोर सदन है, फिर भी राज्यसभा का जो है अपना ही महत्व है। राज्यसभा लोकसभा के जो है सहायक सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है तथा जो विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं उन विधेयकों पर जो है राज्यसभा को जो है लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा किसी जो है साधारण विधेयक को जो लोकसभा में पारित हो चुका हो अधिकतम 6 माह तक जो है रोक सकती है। वित्तीय शक्ति की बात करें तो राज्यसभा को वित्तीय शक्ति प्राप्त तो है परंतु लोकसभा की तुलना में काफ़ी कम शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा में धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 103 के तहत। संविधान संशोधन संबंधी अधिकार देख लेते हैं। तो यहाँ संविधान संशोधन विधेयकों के जो है मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा की जो है सहमति के बिना कोई भी संविधान संशोधन बिल विधेयक स्वीकार्य नहीं माना जाता है। आपातकाल के संबंध में शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा जो है आपातकालीन उद्घोषणा को जो है दोनों सदनों में स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यदि लोकसभा का जो है विघटन हो गया है तो राज्यसभा में इस घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। अन्य शक्तियां अब देख लेते हैं। तो राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। राज्यसभा का जो है विशेषाधिकार अनुच्छेद 249 में बताया गया है यानी 249 में। इसके तहत राज्यसभा सदन में उपस्थित एवं जो है मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में वर्णित कोई जो है विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर जो है कानून का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित एवं जो है मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर
जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो है स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है। अगला हेडिंग है संसद के जो है दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन यानी बैठक जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। यह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा जो है 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला है विधेयक एक जो है सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, तब यदि दूसरे सदन द्वारा जो है किए गए संशोधनों से पहला सदन सहमत ना हो, या फिर दूसरा पॉइंट है विधेयक को जो है दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया गया हो, या फिर दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। नोट में देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का जो है अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक का जो है निर्णय दोनों सदनों के समस्त उपस्थित और मतदान में जो है भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। एक तरफ धन विधेयक दिया गया है, एक तरफ जो है वित्त विधेयक दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयकों, आय व्यय से संबंधित मामलों आदि का प्रावधान किया गया है। और इधर वित्त विधेयक में अनुच्छेद 117 में इस वित्त विधेयकों यानी वित्त विधेयक प्रकार यानी फर्स्ट और वित्त विधेयक प्रकार है, दूसरा से संबंधित प्रावधान है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है और इसमें जो है प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ऐसे विधेयकों को जो है पेश करने से जो है पहले राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति आवश्यक है। वित्त विधेयक प्रकार फर्स्ट के जो है संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जबकि वित्त विधेयक प्रकार सेकंड के जो है संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है, ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जो सदन को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है, और इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। अगला है ऐसे विधेयकों के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई जो है प्रावधान या उपबंध नहीं है। इन विधेयकों के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला है संसदीय समितियों में अंतर। लोक लेखा समिति और यहाँ पे प्राक्कलन समिति और यहाँ पे लोक जो उपक्रम समिति। कुल जो है यहाँ पे जो है पहला है कुल यहाँ पे 22 सदस्य, जिसमें जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा में। और प्राक्कलन में होता है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य, जिसमें जो है सभी जो है लोकसभा से चुने जाते हैं। लोक उपक्रम समिति में कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा के। दोस्तों लोक लेखा समिति और जो है लोक उपक्रम समिति ये पहले में दोनों सेम है। अगला है वर्ष 1967 से जो है इसका जो है अध्यक्ष विपक्ष से होता है। कोई भी जो है मंत्री इस जो है समिति का जो है सदस्य नहीं हो सकता है। समिति का जो अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही जो है सामान्यतः सत्ताधारी दल से नियुक्त होता है। इस समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह समिति कैग की जो है रिपोर्ट की जांच करती है तथा पता करती है कि जिस मद में धन दिया गया है उस मद में खर्च हुआ है या नहीं। और इसमें यह समिति बजट में जो है दक्षता और मितव्ययता की जांच तथा वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है। अगला है कार्य सरकारी उपक्रम जो है व्यापारिक सिद्धांतों एवं जो है विवेकपूर्ण जो है वाणिज्यिक आदर्शों पर जो है चल रहा है अथवा नहीं, ये इसकी जो है जांच करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। दोस्तों ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे अगर संविधान से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो कैग से जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 148 से जो है अनुच्छेद 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान है। पहला भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत का जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, संभवतः भारत के जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा जो है अनुमन्य खर्चों की जो है सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए, या संसद द्वारा जो है विनियोग अधिनियम में जो है निर्धारित मदों पर ही जो है धन खर्च किया जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का जो है प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख
संरक्षक है। भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक जो स्वतंत्र प्राधिकरण है। इसके माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जो है जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। नियुक्ति और शर्तें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका जो है इनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष तथा या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। कैग जो है किसी भी जो है समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला है संविधान में कैग की जो है योग्यता का जो उल्लेख नहीं है। संसद द्वारा जो है कानून बनाकर योग्यता का जो निर्धारण किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, लोक वित्त या जो है सरकारी जो है लेखा का जो है विशेषज्ञ अथवा जो न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक जो है रह चुका हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है वेतन और भत्ते पेंशन भारत की जो है संचित निधि पर जो है भारित होते हैं। सेवा मुक्ति के जो है पश्चात कैग भारत सरकार या जो है किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के जो है पद पर नहीं रहेगा। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग को जो है उसके जो है पद से जो है केवल उसी रीति से तथा उन्हीं जो है आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से तथा जो है जिन आधारों पर जो है संपूर्ण जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश को हटाया जाता है। कर्तव्य एवं जो है शक्तियाँ। केंद्र जो है तथा जो है राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों तथा जो है लेखा परीक्षण करता है। केंद्र तथा जो है प्रत्येक राज्य एवं जो है संघ राज्य क्षेत्र की जो है संचित निधि से किए जाने वाले सभी जो है व्यय की जो है संपरीक्षा जो है करेगा। अगला है संघ एवं जो है प्रत्येक राज्य की जो है आय तथा व्यय की जो है संपरीक्षा करता है। कर तथा या फिर शुल्क की जो है शुद्ध आगमों का जो निर्धारण और जो है प्रमाणन करता है। कैग संसद की जो है लोक लेखा समिति के जो है गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैग जो है राष्ट्रपति के जो है समक्ष 3 जो है लेखा परीक्षण की जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला है विनियोग खातों पर जो है लेखा परीक्षण रिपोर्ट और दूसरा है वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर जो है लेखा परीक्षण रिपोर्ट। अनुच्छेद 148 में है भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में है नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में है संघ के जो है और राज्यों के जो है लेखाओं का जो है प्रारूप। अनुच्छेद 151 में है जो है लेखा परीक्षक प्रतिवेदन। अब दोस्तों हम लोग जो है जितने भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से उनको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे पूछे गए क्वेश्चन है यूपीएसआई में, तो आप लोग जो है अच्छे से इनको जरूर कंप्लीट कर लेना। इससे एक अनुमान हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मंत्री के अलावा संसद के जो है किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निजी विधेयक। निम्नलिखित में से किस जो है विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की जो है व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी जो है व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष है और लोकसभा में 25 वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्री को खालिस्तान द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाने का जो अधिकार है किसके पास होता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला है 7 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 76।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इट का हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डॉल, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉल, 25 वर्ष। अभी हम पहले बता भी चुके हैं। 10 नंबर है, संविधान द्वारा जो है परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होती है दोस्तों, ये हो जाएगा 552। 552 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट में देख लेते हैं, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 585 है। 11वां नंबर है, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन 35 वर्ष। किसी जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से जो है अनुच्छेद केंद्र में सरकार के जो है संसदीय स्वरूप से संबंधित है? 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 74 और 75। अगला है, भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 105। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। भारत के जो है राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव कौन आयोजित करता है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत निर्वाचन आयोग। गणपूर्ति यानी कोरम जो पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित जो है मौजूद होने चाहिए? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 सदस्य। भारतीय संसदीय समूह का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की जो है संसद और विश्व की जो है विभिन्न संसदों के जो है बीच एक कड़ी है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नई जो है अखिल भारतीय सेवाओं के जो है सृजन का जो अधिकार किसके पास है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की संसद। निम्नलिखित में से जो है किसके पास जो है भारत में जो है किसी राज्य का जो है नाम बदलने की शक्ति है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संसद। अगला है, भारतीय संविधान के जो है तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और खालिस्तान शामिल है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के जो है अध्यक्ष के जो है वेतन और भत्ते कहाँ से जो है लिए जाते हैं? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का जो है समेकित कोष। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का जो अधिकार राष्ट्रपति को देता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से किसके जो है पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की संसद। भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद भारत के जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 66। गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य यानी अध्यक्ष सहित को जो है उपस्थित होना चाहिए? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 जो है लोकसभा सदस्य। किसी जो है संवैधानिक जो है पदाधिकारी को जो है सार्वजनिक कोष यानी पब्लिक पर्स का जो है संरक्षक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा 27 का बी, भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है किसे भारत की संसदीय प्रणाली में जो है सरकार के जो है वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। भारत की जो है राज्यसभा के जो है पदेन अध्यक्ष कौन है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति।
नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जो है स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के जो है संदर्भ में भारत की जो हमारे आबादी की जो पदावधि क्या है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई निश्चित अवधि नहीं है। भारत के जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के जो है दोनों सदनों के निर्वाचित तथा जो है मनोनीत सदस्य दोनों। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। नोट पॉइंट में उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत जो है दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अगला है 34 नंबर है, उत्तर प्रदेश से खाली स्थान सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 80। भारत के जो है संविधान के किस जो है अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा जो है सहायता और सलाह देने का जो है प्रावधान किया गया है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 74। एक धन विधेयक के जो है मामले में अनुशंसा यदि जो है कोई हो करने हेतु जो है राज्यसभा के लिए जो निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन। भारत के जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में संसद के जो है दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है संसद के जो है अवकाश के जो है दौरान अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार प्रदान करता है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। कौन लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख तय करता है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को जो है गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल जो है लोकसभा सदस्य। भाषाई अल्पसंख्यकों के जो है विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के जो है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव कहाँ जो है पेश किया जा सकता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है वेतन किसके जो है वेतन के बराबर होता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। क्या भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद जो है ग्रहण के जो है पूर्व शपथ लेता है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ। जब आपातकाल की जो उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किसे जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? तो दोस्तों 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संसद को है। किसी जो है विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन जो है प्रमाणित कर सकता है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, भारतीय संसद की जो है पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1961। अगला है 50। निम्नलिखित में से किसके जो है वेतन और भत्तों का जो है भुगतान भारत की जो है संचित निधि द्वारा किया जाता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। राज्यसभा अधिकतम कितनी जो है अवधि तक धन विधेयक को जो है रोक सकती है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 दिन तक। पांचवी लोकसभा का जो कार्यकाल संसद के जो है कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? तो ये हो जाएगा 2 बार। निम्नलिखित में से किस जो है मामले में जो है राज्यसभा के पास जो है लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल,
संवैधानिक संशोधन विधेयकों को जो है पेश और पारित करना। अगला है भारत के जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है वेतन और अन्य जो है सेवा भत्तों को जो है निर्धारित करने का जो अधिकार किसके पास होता है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संसद के पास। भारतीय जो है संसद के जो है राज्यसभा सदस्य की जो है कार्यकाल अवधि कितनी है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। राज्य सूची में जो है शामिल विषयों पर जो है संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को जो है राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपस्थित सदस्यों का जो है 2/3 बहुमत और मतदान। भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो अनुच्छेद धन विधेयक को जो है परिभाषित करता है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन जो है संसद का जो है अनन्य जो है भाग नहीं है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत की जो है संघीय व्यवस्थापिका को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो 60 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। संसद के कितने जो है सत्र होते हैं? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सांसदों के जो है वेतन का जो है निर्माण कौन करता है? तो 62 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संसद। अगला है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 63 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 2 बार। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो 64 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जो है संसद की जो है अस्थायी समिति नहीं है? तो 65 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 88 संबंधित है? तो ये 66 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी, सदन में मंत्रियों के अधिकार से। भारतीय संसद के जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक किस जो है संबंध में होती है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय विधेयक। लोकसभा व राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक कब होती है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं जो है राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के जो है कुल सदस्यों का जो कितना जो है भाग वैधानिक चैम्बर की जो है मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो 69 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, 1/10। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कभी नहीं करते। भारत के जो है किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। किस जो है राज्य का लोकसभा एवं जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जो संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने जो है प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। लोकसभा की जो है सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा जो है पारित अधिनियम से। लोकसभा में जो है सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम बताना है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में के जो है कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने जो है वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3? तो यहाँ पे दोस्तों पहला है भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, और भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी। तो इसमें से जो है कौन सा जो है करेक्ट हो जाएगा? तो 88 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार राष्ट्रपति का जो है कौन सा अधिकार है? तो 89 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायी। भारत में जो है कार्य जो है पालिका का जो अध्यक्ष कौन होता है? ये हो जाएगा 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। भारत में जो है सभी रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होता है। 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के जो है उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना जो है समय मिलता है? तो ये होता है दोस्तों 2 सप्ताह, यानी 7 दूनी 14 दिन, 14 दिन भी बोल सकते हो। कार्यकाल जो है पूर्ण होने से जो है पूर्व भारत के जो है राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो 93 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद यानी महाभियोग लगाकर हटा सकता है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का जो आरोप संसद के जो है किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा संसद के जो है किसी भी सदन द्वारा ये लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है किस जो है स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 95 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सदन के अधिवेशन न करने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो 96 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विधान परिषद। विधान परिषद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? तो 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यही कथन सही, बाकी सभी जो है गलत है। वह राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा की जो है बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 98 की जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है। 99 है उपराष्ट्रपति अपने जो है मत का जो प्रयोग कब करता है? तो 99 हो जाएगा ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। मंत्रिमंडल यानी संघीय की जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। किसी दल ने जो है 2 वर्ष के जो है समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? 101 का हो जाएगा बी, जनता पार्टी। संसदीय तंत्र में जो है निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा की जो है कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 103 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का जो मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के जो महान्यायवादी। केंद्र सरकार के जो है व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति निहित है? 105 का ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निकाय जिसे कहते हैं कि जो है नियुक्त तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 106 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना जो है प्रतिवेदन देते हैं? 107 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों इस टॉपिक से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बात गारंटी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।